भारत में राष्ट्रीय पशु वैसे तो बाघ है, लेकिन चर्चा में सबसे ज़्यादा गाय है। गाय के इर्द-गिर्द कई तरह के मुहावरे बने, कई तरह की कहानियाँ हैं। मसलन बचपन में हम लोग सुनते थे, गाय को लेकर बच्चे जो बनाते थे, गऊ हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। मतलब मास्टर जी, गऊ हम मान लिए माता तो हमें नहीं आए, चाहे आए आप मुझे पास कर दीजिए। 19वीं शताब्दी में गाय एक राजनीतिक प्राणी बनी है। गौरक्षणी सभा के इर्द-गिर्द काऊ प्रोटेक्शन को लेकर और काऊ एक सिंबल बना हिंदू बनाम मुसलमान का। आंदोलन चला, उसके बाद ही 20वीं शताब्दी में भी गाय को लेकर कई आंदोलन हुए। लेकिन इसको बृहत राजनीतिक पशु बनाया भाजपा ने, बीजेपी। कई तरह के मिथक गढ़े गए, मसलन कि गाय सिर्फ मुसलमान खाते हैं। नॉर्थ ईस्ट में या गोवा में उनकी सरकारें हैं और वहाँ पर जाकर फूड हैबिट के बारे में कुछ पूछते नहीं। और ये मिथक बनाया गया कि गाय को सिर्फ मुसलमान खाते हैं। डीएन झा की एक किताब है, मेरे गुरु रहे हैं और उस किताब में मैं रिसर्च असिस्टेंट के तौर पर मैंने काम किया था, द मिथ ऑफ होली काउ, जिसमें संस्कृत साहित्यों, स्मृतियों और धर्मशास्त्रों के आधार पर उन्होंने ये बताया था कि किस-किस ओकेज़न पर गाय की बलि दी जाती थी और कौन-कौन लोग गाय खाते थे, देवताओं में किस-किस तरह की गाय खाने का प्रचलन था, कौन प्रिय था, किस देवता को कौन से गाय प्रिय है, तमाम शास्त्रों में उपलब्ध है ये साक्ष्य। उस किताब को बैन कर दिया गया था, डीएन झा साहब पे मुकदमा भी लगाया गया था। बाद में वो किताब लंदन से छपी, उसका हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध है। मिथक ये पवित्र गाय का मिथक इस टाइटल से उपलब्ध है। अभी चुनाव हुए बंगाल में, वहाँ घुसपैठिए, गाय, हिंदू, मुसलमान, असम में सब चला। मुसलमानों ने कहा कि भाई अब गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए और बकरीद के अवसर पर जो हिंदू गाय पालते थे और समझते थे कि मुसलमान इसको खरीदेंगे कुर्बानी के लिए तो उससे मुझे आमदनी होगी, लाभ होगी। मुसलमानों ने गाय खरीदने से मना कर दिया और कहा कि तुम्हारी माँ है, अपने घर ले जाओ और माँ की देखभाल करो। वहाँ पर हिंदू गाय बेचने के लिए आंदोलन कर रहे हैं और मुख्यमंत्री को, बंगाल के मुख्यमंत्री को कहना पड़ रहा है कि 14 साल से ऊपर वाली जो गाय है वो हमारी माँ नहीं है, 14 के नीचे वाली गाय हमारी माँ है, उनको आप कुर्बानी दे सकते हैं। तो कैसे एक पशु के इर्द-गिर्द पूरी राजनीति की धुरी घूमती है। खाने की भी एक पॉलिटिक्स होती है, उत्तर भारतीय खाना, दक्षिण भारतीय, हिंदू फूड, मुस्लिम फूड, तमाम तरह की बातें होती है। आज चर्चा इसी विषय पर और बहुत दिनों बाद प्रोफेसर राम पुनियानी साहब इस एपिसोड में हमारे साथ उपलब्ध हैं। सीधे चलते हैं उनके पास। मैंने आज लंबा इंट्रोडक्शन दे दिया, अब पुनियानी साहब को सुनते हैं। स्वागत है सर, नमस्कार। बहुत धन्यवाद रतन लाल, और आपका धन्यवाद, आज आपने मुझे बुलाया और ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। बार जी, बार अलग अलग रूप में उभर के आता है और आपकी प्रस्तावना में आपने बहुत सारे बिंदुओं को टच किया है। और तो हम यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं कि अभी वहाँ जो वेस्ट बंगाल में बीजेपी की सरकार आई है, अलग अलग कारणों से, उस पर हम नहीं जाते, वो अपने आप में एक विषय है। और उसके जी, बाद जो गाय मंडी में पशु, बैल गाय को बेचने, किसान, अब वहाँ के गरीब किसान इनको पालते हैं, साल भर पालते हैं ताकि ईद के मौके पर इनकी बिक्री अच्छी हो जाए। पर अब हुआ क्या है कि पिछले 10-12 साल से, जब से मोदी सरकार केंद्र में है, गाय के नाम पर 100 से ऊपर लिंचिंग हो चुकी है, ये आप जानते जी। होंगे। हुँ, और हुँ। एक लिंचिंग हो तो पूरे समाज में, मुस्लिम समाज में दहशत फैल जाती है। और मुस्लिम के साथ साथ दलित समाज पे भी काफ़ी अत्याचार हुआ है। ये 14-15 लिंचिंग दलित समाज की भी हुई है। और हम जानते हैं कि कैसे ऊना जी, में 4 दलितों को, जो गाय, मृत गाय को ले जा रहे थे चमड़े का काम पीटा गया। करने के लिए, उनको भी बेरहमी से पीटा गया। और उसके बाद हम ये भी याद है हमें, जिग्नेश मेवानी जो कांग्रेस के वहाँ ये विधायक हैं, उन्होंने बहुत बेहतरीन आंदोलन किया था कि लैंड रिफॉर्म कीजिए, हमारी ज़मीन हमको दीजिए और गाय अपने पास रखिए। अब मुद्दा ये आ गया है कि गाय के नाम पे आक्रामकता, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और हिंसा, ये बात तो मुस्लिम समाज ने देखी है, दलित समाज ने भी देखी है। तो कौन रोज-रोज इतना अत्याचार सहेगा? ये जो लिंचिंग की प्रक्रिया इतनी क्रूरतम होती है, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। भारत के इतिहास में ये पहले थी नहीं। ये अभी पिछले कुछ 10-12 साल में
लिंचिंग शब्द का उपयोग बहुत खतरनाक तरीके से हुआ है। अब जी, जहाँ तक गाय का सवाल है, थोड़ा आपने प्रोफेसर डी.एन. झा के बारे में बताया। मैं भी उनके रचनाओं को पढ़ते रहा हूँ और वो मिथ एंड होली काऊ जब आई थी, तो उस समय मुझे याद है कि उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई जी, थी। जी, आपको तो ये किया गया, जान से मारने की धमकी भी दी गई। और ये किताब इतनी बेहतरीन वैज्ञानिक किताब है कि उसने पूरे वेदों के उद्धरण दिए हैं। मुझे सभी तो याद नहीं है, एक मुझे याद है, अथो अन्नम व्यागौ। और फिर जी, गाय में भी उन्होंने बताया था कि घर में जो ये होता है, जब भी कोई मेहमान आता है तो उसके लिए गाय को काटना चाहिए, उसको खिलाना चाहिए, हुँ, मेहमान का सत्कार होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जगह जगह पे इस बात को रेखांकित करते हैं कि एक अच्छा ब्राह्मण ये गाय को खाता है, अलग अलग मौकों पे भोग लगा के खाता है। यानी खाने का एक ही है समस्या कि आप भोग लगा के खाइए तो सब पवित्र हो जाता है। तो ये जो उन्होंने बात लिखी है स्वामी जी ने, स्वामी जी की संकलित रचनाओं में भी है, खंड 3 पेज 486 या 530 ऐसा कुछ तो भी है, मैं भूल रहा हूँ थोड़ा। उनकी ये बात उन्होंने अमेरिका में एक बार शेक्सपियर क्लब, पैसेडोना, शेक्सपियर 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 शिकागो में, क्लब, हाँ जी, अमेरिका शिकागो, में। जी, जी, हाँ, तो वो उन्होंने भाषण में बताया कि वैदिक काल में तो गाय का सेवन होता था। अब यहाँ एक गाय के बारे में एक और गहरी चीज हम समझ सकते हैं कि जी, यहाँ ये जो ब्राह्मणवाद और बौद्ध धर्म का संघर्ष हुआ है, उसमें जी। गाय की भी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। हुँ, हम हुँ, जानते हैं कि भगवान गौतम बुद्ध पहले व्यक्ति थे और अ, जिन्होंने ये कहा कि गाय की बलि देना इस प्रकार से ये उचित नहीं है। और उनके बारे में वो भी घटना काफी मशहूर है, जब एक ब्राह्मण रंतिदेव बहुत सारी गाय को बलि देने के लिए ले जा रहा था, तो भगवान गौतम बुद्ध ने कहा ये बलि देना गलत है, आपको जो भी न्याय सम्मत करना है वो कीजिए। और इतनी गायों की बलि आप अपनी प्रतिष्ठा दिखाने के लिए करते हैं, क्योंकि इस समय गायों की कितनी आप बलि देते हैं इससे ऊपर आपका सामाजिक ओहदा तय होता था। तो गौतम बुद्ध ने यही कहा कि जितनी उचित आपको खान पान के लिए उचित है उसको उपयोग कीजिए, बाकी उसको बलि मत मत कीजिए। अब इससे क्या हुआ, जो जिस प्रकार से बुद्ध धर्म का विकास हुआ और भारत में सम्राट अशोक आने के बाद एक भारत बुद्धमय हो गया, और गाय की बलि और जो दूसरे पुरोहितों द्वारा किए जाने वाले जो रस्मों रिवाज थे, वो रस्मों रिवाज खत्म हो गए। अब इससे जो ब्राह्मणों की आय थी, इनकम थी, वो कम हो गई। तो बाद में इसी की प्रतिक्रिया के रूप में ब्राह्मणों का एक जो प्रतिक्रांति जो बाबा साहब कहते हैं, तो ये प्रतिक्रांति जो हुई उसमें सबसे पहले तो हम पुष्यमित्र शुंग को देखते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने वृद्धरथ जो अशोक के प्रपौत्र थे, उनकी हत्या कर दी, सत्य हत्या ली, और घोषणा की कि जो भी एक बुद्ध मंक की मूर्ति की का सिर काट के लाएगा, उसको मैं हुँ, इतने दिनार, यानी एक भौतिक रूप से, आक्रामक रूप से बौद्ध धर्म का सफाया किया गया। अब इसमें फिर बाद में शशांक आए, फिर शंकराचार्य आए, इसको वैचारिक रूप से उन्होंने एक वैधता दी कि किस प्रकार से बौद्ध धर्म गलत है, और जो ब्राह्मणवादी वैदिक ब्राह्मणवाद है इसका उन्होंने ये किया था, प्रचार किया था। और इसी बात को बाबा साहब कहते हैं कि गौतम बुद्ध का आना ये क्रांति था, और ये जो चीजें हुई ये प्रतिक्रांति थी, जिन्होंने बौद्ध धर्म को भारत से निष्कासित कर दिया। अब जब ब्राह्मणवाद वर्चस्व में आया, तो ब्राह्मणों को वो स्मृति थी कि भाई ये गाय की बलि के कारण ही हमारी सत्ता, हमारा वर्चस्व समाज से खत्म हुआ था। तो उन्होंने उसके उसके आगे के इसमें गाय को अपनी माता के रूप में प्रस्तुत किया, गौ हमारी माता है वगैरह वगैरह वो हुआ। और उस आधार पे उन्होंने गाय को सामने रखा, और ये प्रक्रिया फिर चलती रही। फिर हम आज़ादी के आंदोलन में आए, तो आज़ादी के आंदोलन में भी आप एक तरफ गाय, एक तरफ सुअर, ये राजनीति, ये आधार बनाया गया सांप्रदायिक दुफाड़ का। और उसी में गौ हत्या के लिए आज़ादी के बाद, तो तुरंत आज़ादी के तुरंत बाद तो क्या हुआ था, मैं आपको एक घटना बताना चाहूँगा कि महात्मा गांधी जब जिंदा थे, उनकी हत्या के पहले, मतलब उस समय बहुत सारे उनको पोस्ट कार्ड आए थे। पोस्ट कार्ड क्या कहते थे कि बापू अब हम आज़ाद हो गए हैं तो गौ हत्या पे बंदी लगा देनी चाहिए।
तो बापू ने क्या जवाब दिया? बापू ने जवाब दिया, ये देश केवल हिंदुओं का नहीं है, इसी में सभी धर्म के अनुयायी कहते हैं, और जब इसको अल्पसंख्यक इसके बारे में मांग करेंगे तभी होना चाहिए, नहीं तो गौ हत्या की बंदी की बात होनी ही नहीं चाहिए। तो ये तो गांधी जी कहते हैं। और फिर तो हमारे संविधान में रखा गया कि गौ उसमें गाय का इस प्रकार से नहीं किया, एक पशु संवर्धन जेनेटिक उसको क्या कहेंगे, जेनेटिक चीजों को बनाए रखने के लिए हत्याओं को नहीं होने देना चाहिए। हमारे संविधान में भी है, गाय के बारे में ऐसा लिखा है। पर एनीवे, फिर बाद में 1960 के दशक में साधुओं का एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, जो पार्लियामेंट के गेट तक पहुंचा इसी मांग के लिए। एक्चुअली पार्लियामेंट तक कोई मोर्चा जाता नहीं है, और ये मोर्चा बिल्कुल पार्लियामेंट तक पहुंच गया। तो उसके बाद जो मिसहैंडलिंग हुई, गोलीबारी हुई, और उसमें एक या दो लोग मारे गए। उसके बाद फिर ये आंदोलन तो शांत हो गया, पर बाद में चल के कई राज्यों में इस प्रकार के कानून लाए जाने लग गए, जिससे गौ हत्या को बंदी की जाए वगैरह वगैरह। ये तो कानून के लेवल पे है, पर समाज के लेवल पे जो आरएसएस भारतीय जनता पार्टी है, वो नए नए मुद्दे खोजती रहती है। भले ही उसमें अंतर विरोध हो, उसमें एक ढोंगबाजी हो, चालबाजी हो, तो ये गाय हमारी माता है का मुद्दा उन्होंने पिछले कुछ सालों में तेज किया। और इसी दौरान आपको एक और बात बताऊं कि नॉर्थ ईस्ट में किरण रिजिजू जो हमारे मंत्री हैं, उन्होंने कहा भाई मैं तो बीफ खाता हूँ, ये तो हमारे कल्चर में है, इसमें कोई नई बात नहीं है। अब केरल में फिलहाल मैं काफी गया हुआ हूँ, बार बार गया हुआ हूँ कई मौकों पर, और वहाँ जब भी मैं होटल में जाके देखता हूँ तो मेन्यू में साफ लिखा रहता है बीफ बीफ मसाला, बीफ कटलेट वगैरह वगैरह, मेन्यू में पूरा होटल्स में आपको जगह जगह दिखेगा। गोवा में भी यही हाल है। तो और एक बीजेपी के एमपी थे, एमपी बने नहीं, बीजेपी के नेता जो केरल में एमपी के लिए लड़े थे पिछली बार। अभी तक तो उनका कोई एक ही कैंडिडेट है वहाँ। एक बार चुनाव लड़े थे और उन्होंने वादा किया कि अगर आप मुझे चुन के लाएंगे तो मैं आपको अच्छी क्वालिटी का बीफ भी प्रोवाइड करूंगा। तो देखिए हिपोक्रेसी, देखिए एक तरफ गाय के नाम पर लिंचिंग चल रही है, दूसरी तरफ गाय के नाम पे नॉर्थ ईस्ट में कह रहे हैं ये अरे भाई वो तो गाय नहीं है, वो मिथुन है। अब ये इनको कहाँ से ज्ञान आया जूलॉजिकल साइंस का कि गाय में ये एक मिथुन प्रकार होता है, ये तो कभी सुना नहीं था। तो अब नॉर्थ ईस्ट में सत्ता भी चाहिए और गाय भी इनको खाने देना है, नहीं तो सत्ता पे नहीं आएंगे। तो मिथुन का उन्होंने आविष्कार कर लिया। और गोवा में और केरल में तो इनकी हिम्मत नहीं है कि वहाँ इस प्रकार की बात करें। तो मेरे ख्याल से गाय का एक प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है, और गाय के नाम पे जो इतनी हिंसा हुई उसके आधार पे मुझे तो कम से कम अच्छा लगा कि जो भी हो, ये मुस्लिम समाज के जो लेकर जमात इस्लामी हिंद के जो प्रमुख हैं, उन्होंने कहा भाई आप गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो, कोई इसको हाथ नहीं लगाएगा। तो ये एक जो इनके मुंह पे तमाचा है, मेरे ख्याल से इनके मुंह पे तमाचा है। ये भी कहा जा सकता है कि उनकी बात में उनके ब्लैकमेल को हम सबमिट कर रहे हैं, और ये उनके मुंह पे तमाचा है। आखिर में नुकसान किसका होगा? गरीब हिंदू किसान का होगा जो गाय को पालता है और सेल के लिए लाता है। तो अभी जो बंगाल में जो परिस्थिति खड़ी हो रही है, बंगाल परिस्थिति यही है कि आखिर में गरीब किसान सफर होगा, और ये नारे लगाने वाले लोग हैं, जो इस प्रकार की राजनीति करने वाले लोग हैं, उनका तो कोई नुकसान होगा नहीं। और आपने जो बहुत अच्छे से पॉइंट आउट किया है कि अब वो 14 साल तक की गाय ही माता है, उसके ऊपर वाली गाय हमारी माता नहीं है। तो अब गाय का बर्थ सर्टिफिकेट भी लगेगा, वो एक नया डिपार्टमेंट चालू हो जाएगा गाय का बर्थ सर्टिफिकेट देने वाला। तो मुख्य रूप से ये खिलवाड़ चल रहा है, ये खिलवाड़ चल रहा है। और ये आपको बता दूं कि बीफ का जो एक्सपोर्ट होता है, वो कल ही मैंने एक लिखा है, वो बीफ के एक्सपोर्ट में जो बड़ी कंपनियां हैं वो हिंदुओं की हैं, जैनों की हैं, उनमें काम करने वाले दूसरे लोग भी हों। तो धंधा धंधा है, राजनीति राजनीति है। तो ये बीफ के एक्सपोर्ट में बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वॉल्व हैं। तो जो हमारी एक स्वाभाविक आर्थिक साइकिल थी, उसको बीजेपी ने, आरएसएस ने तोड़ दिया है। स्वाभाविक साइकिल से मेरा मतलब है गरीब किसान गाय पालता था, बूढ़ी होने के बाद बेच देता था। अब वो बेच नहीं सकेगा, तो हमारी आर्थिक परिस्थिति में
गरीब किसानों की आर्थिक परिस्थिति इससे बहुत खराब हो गई और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का भी एक इन्होंने जो एक उसको कहते हैं पार्टी के रूप में सामने रखा है कि ठीक है, आप हमको मारते ही रहेंगे, इसी नाम पे मारते रहेंगे, तो हमको मरना नहीं है, गाय को राष्ट्रीय पशु बना लो, आप इसको रखो अपने पास। जिग्नेश मेवानी जो कांग्रेस पार्टी के हैं, उन्होंने भी यही कहा था, आप गाय को रखो भाई, हमारी जमीन हमको दे दो। तो उनको इस प्रकार का एक उचित जवाब देना मेरे ख्याल से स्ट्रैटेजिकली तो ये बहुत अच्छी बात है। और गाय के नाम का जो राष्ट्रीय दुरुपयोग होकर मुस्लिम समाज को डराया जा रहा है, इतनी लिंचिंग की गई, उसमें एक मजे की बात आपको बताता हूँ। अभी तो इनके बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ढूंढ लिया कि मिथुन है। इसके पहले मैंने एक और बात पढ़ी थी, वो क्या थी, अटल बिहारी वाजपेयी अमेरिका में थे, लेक्चर टूर में थे। एक लेक्चर टूर, ये विजय त्रिवेदी की किताब हार नहीं मानूंगा से बता रहा हूँ, पेज 236 से। तो बीफ का आनंद ले रहे थे, तो उनके पड़ोस के सज्जन ने थपथपाया, अटल जी आप तो बीफ खा रहे हैं। वो मुस्कुरा दिया और बोले बीफ है तो क्या हो गया, इंडियन गाय का थोड़ी है, ये तो अमेरिकन गाय का हम्म। है। तो वो अमेरिकन गाय आ गई, मिथुन आ गई। तो बीजेपी की बुद्धिमत्ता को मानना पड़ेगा कि भाई नहीं तो राजनीति भी रहे, और गाय का तो खैर उनसे कोई लेना देना है नहीं। परसों की न्यूज थी रतनलाल कि राजस्थान में सैकड़ों गाय मरी पड़ी हैं, मरी पड़ी जो है। बीमारी से गई। और उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे सड़कों पे कितने एक्सीडेंट होते हैं एकदम एकदम एकदम। के कारण। किसानों को कितनी समस्या है, रात को किसानों को अपने अपने इसकी पूरी रक्षा करनी पड़ती है, क्योंकि भूखी गाय जो दिन में प्लास्टिक खाती रहती है, किसानों के खेतों पे हमला करती है, और उसके लिए उनको वायर लगाना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी वाला वायर। तो खेती हम्म। की एक जरूरत आ गई है कि आपको इलेक्ट्रिफाइड वायर लगाना पड़ेगा, लो इंटेंसिटी का। तो ये सब जो चीजें हैं, ये राजनीति, इस प्रकार की ध्रुवीकरण वाली राजनीति जो समाज में लोग थोपी जा रही है, ये इसकी बहुत निंदा होनी चाहिए। ये एक सभ्य समाज की बात नहीं है कि आप गाय भैंस बछड़े को लेकर राजनीति करते रहें, और जो मुख्य मुद्दे हैं, मुख्य मुद्दों से खुद का भी ध्यान नहीं है, बाकी को भी ध्यान नहीं देने देते। और समाज में जो आर्थिक आर्थिक परेशानियां हैं, बेरोजगारी है, वो पहले से बढ़ती जा रही है। आपने बीफ एक्सपोर्ट की बात की, उसमें ज़्यादातर हिंदू ही हैं और लेकिन नाम उन्होंने रखा हुआ है, मुस्लिम नाम रखा हुआ है। अरबियन फूड्स कुछ इस तरह का नाम सब रखा हुआ है कंपनी का। बना था, हाँ, उनकी कंपनीज का नाम मुस्लिम है, अल कबीर अल कबीर। वगैरह। हाँ, अल कबीर बहुत फेमस नाम है, और हाँ, नाम में अच्छी नाम है, पर उसके ओनर सब हिंदू हैं। आपको अगर इस पे वेब पे भी चेक कर लीजिए, ओनर ज्यादातर हिंदू है। अगर राष्ट्रीय स्तर पर गाय की खरीद-बिक्री अगर बंद हो जाए, ऐसे बीजेपी, आरएसएस ने तो इसको राष्ट्रीय पशु बना दिया है। लेकिन अभी तक इस मोहन भागवत का बयान या बीजेपी के नेताओं का बयान, अभी बड़े नेताओं का बयान आया नहीं बंगाल में कि हिंदू आंदोलन कर रहे हैं, गाय बेचेंगे हम, मुसलमान कह रहे हैं हम नहीं खरीदेंगे। अगर राष्ट्रीय स्तर पर ये कैंपेन चल जाए और मुस्लिम बोले कि हम खरीदेंगे नहीं आपकी मवेशी, चाहे गाय हो, बैल हो, भैंस हो, कुछ भी, तो क्या परिदृश्य बनेगा? सड़कों पर सिर्फ बैल, गाय और भैंसे नज़र आएँगे, सांड नज़र आएँगे, अब यही ये बनेगा ना? इसीलिए कि मोहन भागवत का बयान नहीं आया, क्योंकि उनके जो ये कैंपेन है, गौ हमारी माता है वाले हुँ, कैंपेन का कितना दुरुपयोग हो रहा है, नुकसान हो रहा है, समाज में कितनी तकलीफ हो रही है, ये देख के वो क्या क्या बयान देंगे, किस मुंह से बयान देंगे कि हुँ। भाई जो पहले परंपरा थी उसको चलने दो, आर्थिक लेवल पे, सामाजिक लेवल पे, खाने पीने के लेवल पे उसको चलने दो, और उसको ये मत करो। जी, जी। तो ये तो चलिए अगर सर, आप जो बहुत-बहुत कल्पना जी। कर रहे हैं हुँ। जी, हाँ सर, कंटिन्यू। हाँ, तो आप जो कल्पना कर रहे हैं, समाज की हालत बहुत भयंकर है। उत्तर प्रदेश में हुँ। ऑलरेडी मैं, जहाँ तक मैंने पढ़ा है और देखा है, इतनी आवारा गाय, आवारा पशु घूमते रहते हैं कि लोगों का जीवन दुभर हो गया है। कितने एक्सीडेंट्स होते हैं वहाँ इनके कारण। तो अब इसमें ये तो परिस्थिति और भी खराब हो जाएगी। जी, जी, तो जी। इसलिए चलिए सर, बहुत-बहुत शुक्रिया। और गाय मूलतः पशु नहीं, आरएसएस, बीजेपी के लिए राजनीतिक पशु है, सत्ता प्राप्त करने का साधन है। इसका ना हिंदू जी, से लेना-देना है, ना मुसलमान से लेना-देना है, फूड फूड है। अगर यही गाय माता है तो 14 वर्ष से उम्र जिसकी बड़ी हो, उसको तो दादी होना चाहिए। तो उसको दादी को क्यों बेचेंगे काटने के लिए?
तो बहुत-बहुत दादी को शुक्रिया और फैसला देखते रहिए उम्मीद करना।